कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आशा करता हूं कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल पा रहा है उसे आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले लिया होगा। तो आज के कक्षा में, आज के पाठ में भी आपको जो प्रश्न आए आपके मन में, उस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत रोज की तरह हम कक्षा 9 की पढ़ाई के साथ करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले गणित में बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम विज्ञान में जीवन की मौलिक इकाई, जिसको हम सेल कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करते हुए गणित में बहुपद पाठ को पढ़ेंगे, जिसके बाद हम विज्ञान में जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे और हमारे शरीर में जो अलग अलग ऑर्गन्स है, अलग अलग सिस्टम है, वो कैसे काम करता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ बहुपद का भाग 4 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था शेषफल प्रमेय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपदों का गुणनखंडन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। बहुपदों का गुणनखंडन शुरू करने से पहले हम जानेंगे गुणनखंड प्रमेय, जो कुछ इस तरह परिभाषित है। यदि px जिसकी घात n, जो कि 1 से अधिक या 1 के बराबर वाला एक बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0 हो, और pa बराबर 0 होता है यदि x माइनस a px का एक गुणनखंड हो। यानी कि अगर कोई बहुपद px जिसकी घात 1 से अधिक या 1 के बराबर है और a कोई वास्तविक संख्या है, तो pa बराबर अगर 0 हो तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है, और यदि x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा तो pa बराबर 0 होता है। चलिए अब हम गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके कुछ प्रश्नों का हल करेंगे। यहाँ हमें एक प्रश्न दिया हुआ है जिसमें हमें जांच करना है कि x जमा 2 बहुपदों x की घात 3 जमा 3 गुणे x की घात 2 जमा 5 गुणे x जमा 6 और 2 गुणे x जमा 4 का एक गुणनखंड है या नहीं। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले x जमा 2 के शून्य ज्ञात करेंगे, जो कि मिलेगा हमें x जमा 2 बराबर 0 को हल करने से, जिससे हमें मिल जाएगा x बराबर घटा 2, यानी कि x जमा 2 का शून्य घटा 2 है। मान लेते हैं हम कि हमारा बहुपद px बराबर है x की घात 3 जमा 3 गुणे x की घात 2 जमा 5 गुणे x जमा 6, और हमारा बहुपद sx है 2 गुणे x जमा 4 के। अब हम इस प्रश्न में px बराबर x की घात 3 जमा 3 गुणे x की घात 2 जमा 5x जमा 6 में x के स्थान पर घटा 2 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा p घटा 2 बराबर घटा 2 की घात 3 जमा 3 गुणे घटा 2 की घात 2 जमा 5 गुणे घटा 2 जमा 6, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा घटा 8 जमा 3 गुणे 4 जमा घटा 10 जमा 6, जिसे हल करने पर हमें मिलेगा घटा 8 जमा 12 घटा 10 जमा 6, यानी कि 0।
और हम गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यह कह सकते हैं कि x जमा 2 x की घात 3 जमा 3 गुणे x की घात 2 जमा 5x जमा 6 का एक गुणनखंड है। अब हम हमारे Sx में जहाँ x है वहाँ पर घटा 2 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा 2 गुणे घटा 2 जमा 4, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 0। और यहाँ भी हम गुणनखंड प्रमेय के अनुसार कह सकते हैं कि x जमा 2 2x जमा 4 का एक गुणनखंड है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि x घटा a 4 गुणे x की घात 3 जमा 3 गुणे x की घात 2 घटा 4x जमा k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें यह दिया हुआ है कि x घटा a हमारे बहुपद px बराबर 4 गुणे x की घात 3 जमा 3 गुणे x की घात 2 घटा 4x जमा k का एक गुणनखंड है। यानी कि गुणनखंड प्रमेय से हम यह कह सकते हैं कि pa बराबर 0 होगा। अब हम इस प्रश्न में जहाँ px में x है वहाँ पर हम 1 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा p1 बराबर 4 गुणे 1 की घात 3 जमा 3 गुणे 1 की घात 2 घटा 4 गुणे 1 जमा k, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 4 जमा 3 घटा 4 जमा k, जो कि बराबर होगा 0 के, क्योंकि p1 बराबर है हमारा 0 के, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा k बराबर घटा 3। तो इस तरह हमने k का मान ज्ञात कर लिया। अब हम बहुपदों का गुणनखंडन सीखेंगे मध्य पद विभक्त विधि से। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है 6 गुणे x की घात 2 जमा 17x जमा 5, जहाँ मध्य पद है हमारा 17। अब हमें प्लस 17 को ऐसी दो संख्याओं में बांटना है p और q में। जब हम p और q को जोड़े तो हमें मिले 17, और जब हम p और q को गुणा करें तो हमें मिले 30। आप सोच रहे होंगे कि ये 30 कहाँ से आया? यह 30 हमें हमारे बहुपद के अचर और हमारे पद 6 गुणे x की घात 2 में x की घात 2 का गुणांक को गुणा करके मिला है। अब हम 30 के गुणनखंड युग्म को देखेंगे, जो कि होते हैं 1 गुणे 30 बराबर 30, 2 गुणे 15 बराबर 30, 3 गुणे 10 बराबर 30, 5 गुणे 6 बराबर 30। इन युग्मों में हमें 2 और 15 के युग्म से प्राप्त होगा 17, यानी कि हम हमारे बहुपद 6 गुणे x की घात 2 जमा 17x जमा 5 को लिख सकते हैं 6 गुणे x की घात 2 जमा 2 जोड़ 15 गुणे x जमा 5, जिसे सरलीकरण करने पर हमें मिल जाएगा 6 गुणे x की घात 2 जमा 2x जमा 15x जमा 5। 6 गुणे x की घात 2 को हम लिख सकते हैं 2x गुणे 3x, और 15x को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 3x। अब हम 6 गुणे x की घात 2 और 15x की जगह इन संख्याओं को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा 2x गुणे 3x जमा 2x जमा 5 गुणे 3x जमा 5, जिसे हम लिख देंगे 2x गुणे 3x जमा 1 जमा 5 गुणे 3x जमा 1। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यह कैसे लिखा, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर 2x हमारे दोनों पदों में है और 5x हमारे दोनों पदों में है, तो यहाँ से हमने 2x और 5 को उभयनिष्ठ लेकर लिख दिया है, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 2 गुणे 3x जमा 1 जमा 5 गुणे 3x जमा 1, जिसे हम लिख सकते हैं 3x जमा 1 गुणे 2x जमा 5। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ।
जिसमें हमें बहुपद y की घात 2 घटा 5y जमा 6 का मध्य पद विभक्त विधि से गुणनखंडन करना है। हमारा बहुपद है y की घात 2 घटा 5y जमा 6, जहाँ हमारा मध्य पद है घटा 5। अब हमें घटा 5 को ऐसे दो संख्याओं में बांटना है जिसे जब हम जोड़ें तो हमें मिले घटा 5 और जब हम उन्हें गुणा करें तो हमें मिले 6। ये 6 आया है हमारे बहुपद का अचर संख्या और हमारे पद y की घात 2 का गुणांक जो कि है 1, जिससे हमें प्राप्त हो रहा है 6 उन्हें गुणा करके। अब हम 6 के गुणनखंड युग्म देखेंगे जो कि है 1 गुणे 6 बराबर 6, 2 गुणे 3 बराबर 6, घटा 2 गुणे घटा 3 बराबर 6, घटा 1 गुणे घटा 6 बराबर 6। यहाँ पर घटा 2 और घटा 3 ऐसे युग्म हैं जिन्हें जोड़कर हमें मिल रहे हैं घटा 5, जिनका प्रयोग करके हम y की घात 2 घटा 5y जमा 6 को लिख सकते हैं y की घात 2 जमा घटा 2 जमा घटा 3 गुणे y जमा 6, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा y की घात 2 घटा 2y घटा 3y जमा 6, जहाँ y की घात 2 को हम लिख सकते हैं y गुणे y और 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब हम y की घात 2 की जगह पर y गुणे y को प्रतिस्थापित करेंगे और 6 की जगह पे 2 गुणे 3 को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा y गुणे y घटा 2y घटा 3y जमा 2 गुणे 3, जिसे हम लिख सकते हैं y गुणे y घटा 2 घटा 3 गुणे y घटा 2, जिसे हम लिख सकते हैं y घटा 2 गुणे y घटा 3। तो इस तरह हमने बहुपद y की घात 2 घटा 5y जमा 6 का मध्य पद विभक्त विधि से गुणनखंडन किया है। आज के इस वीडियो में हमने सीखा बहुपदों का गुणनखंडन। हम हमारी अगली वीडियो में सीखेंगे बीजीय सर्वसमीकाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा अध्याय है जीवन की मौलिक इकाई भाग 1। दोस्तों, आज हम इस अध्याय के प्रथम भाग को समझेंगे और जानेंगे कि कोशिका क्या होती है, जिसके बाद हम समझेंगे कि कोशिका की खोज किसने करी थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि हमारे पृथ्वी में बहुत से जीव जंतु खुशी खुशी रहते हैं। पर दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये जीव जंतु किस चीज के बने होते होंगे? चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु रहते हैं वे कोशिकाओं के बने होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोशिका क्या होता है। दोस्तों, सभी जीव जंतु छोटी सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। दोस्तों, आपने अपने आसपास इमारतों को देखा होगा, इमारतों को बनते हुए भी देखा होगा।
एक एक ईंट को जोड़ा जाता है और जैसे ही एक एक ईंट जुड़ती है वैसे दीवारें खड़ी हो जाती हैं। उस तरीकों से दीवारों से मिलकर एक कमरा बनाया जाता है और फिर ऐसे ऐसे कर कर एक इमारत बन जाती है। तो अगर हम देखें तो इमारत का जो छोटा सा उपकरण था जिससे इमारत बनी वह ईंट थी। तो वैसे ही अगर हम देखें तो जीवित जीव भी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से बनते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। कोशिका को जीवन का निर्माण खंड कहा जाता है। दोस्तों, चाहे वह इंसान हो या जानवर हो, पेड़ हो या पौधे हो, सभी कोशिकाओं से बनते हैं। इसीलिए इन्हें जीवन का निर्माण खंड कहते हैं और कोशिका के अध्ययन को कोशिका का विज्ञान कहते हैं। सभी जीव जंतु इन कोशिकाओं की मदद से कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। दोस्तों, और हम यह भी कह सकते हैं कि कोशिकाएं हमारे जीवन का आधार है। चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि कोशिका की खोज किसने करी थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने 1665 में करी। उन्होंने एक बोतल की कार्क ली। कार्क लकड़ी के तने का एक टुकड़ा होता है जिसे बोतल की ढक्कन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने एक बोतल की कार्क ली और उसे खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी में जांचा। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। सूक्ष्मदर्शी एक उपकरण है जिसका उपयोग उन चीजों को देखने के लिए किया जाता है जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उस बोतल की कार्क में उन्होंने दीवारों से घिरा हुआ एक खाली स्थान पाया। उस संरचना को उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते के जैसा माना, जिसे उन्होंने बाद में नाम दे दिया कोशिका। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि संजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम एक उदाहरण देखते हैं। प्याज का एक छिलका लें और उसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे जांचें। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है? एक प्याज का छिलका लेना है और उसमें आयोडीन डालना है। जब हम उसे सूक्ष्मदर्शी के नीचे जांचेंगे तो हमें दीवारों से घिरी हुई बहुत बड़ी सी संरचना दिखाई देगी, जैसा कि हम इसे चित्र में दिखाई दे रही है। सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देगी और इस क्रियाकलाप से हमें यह पता चलेगा कि विभिन्न आकार के प्याज के सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान होती हैं। प्याज के आकार से इनका कोई लेना देना नहीं होता। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हमें दिखती हैं वे प्याज की मूलभूत इकाई हैं और इन संरचनाओं को हम कहते हैं कोशिका। इस प्रकार न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका सभी जीवों के शरीर की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका कई आकार में होती है जो 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। उसके बाद मैथ्यू स्लेडन और थियोडोर श्वान ने कोशिकाओं के सिद्धांत के बारे में बताया। मैथ्यू स्लेडन ने यह बताया कि पौधे भी इन्हीं कोशिकाओं के बने होते हैं जिन्हें कहते हैं पौधे कोशिकाएं। थियोडोर श्वान ने यह बताया कि पशु भी इन्हीं कोशिकाओं के बने होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पशु कोशिकाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि कोशिका क्या होती है और कोशिका की खोज किसने की। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि कोशिका की संरचना कैसे की जाती है और एक कोशिकाएं और बहुकोशिकाएं के बीच में अंतर क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से आज के पढ़ाए इन विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। कोशिका की खोज किसने की थी?
थियोडोर श्वान, एंटोन वैन लीएनहॉक, मैथिस क्लेडन, रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किस साल में हुई थी? 1668, 1665, 1662, 1628। वह कौन सी चीज है जिसमें रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिकाओं का निरीक्षण किया था? दीवार, बॉटल कॉर्क, रबर, बालों का बैंड। किसने पशु कोशिका की खोज की थी? थियोडोर श्वान, एंटोन वैन लीएनहॉक, मैथिस क्लेडन, रॉबर्ट हुक। किसने पादप कोशिका की खोज की थी? मैथिस क्लेडन, रॉबर्ट हुक, थियोडोर श्वान, एंटोन वैन लीएनहॉक। देखो, हाथ बेचारा अपना काम करते करते खुद ही कोरोना वायरस बन रहा है। तुम मुझे 20 सेकंड दो, मैं तुम्हें इस वायरस से आजाद करूंगा। ये ले, ये भी ले। भाग जा, ये कोने कोने में ले, दफा हो जा यहां से। मैं जीत गया। मिलते रहना दिन में कई बार। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम पार्ट 5 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 5 में क्या पढ़ना है हमें। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो चलिए देखते हैं विभाजन एल्गोरिथम। यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं जहां gx 0 के बराबर नहीं है, तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx गुने में qx जमा rx हो, यानी px बराबर में gx इंटू qx प्लस rx है। विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से px भाज्य है, gx भाजक है, qx भागफल है तथा rx शेषफल है। चलिए उदाहरण देखते हैं एक। 2x वर्ग प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए भाग देते हैं। 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 1 भाज्य है तथा x प्लस 2 भाजक है। अब हमें इस x में ऐसी संख्या से गुना करना है ताकि 2x का वर्ग आ जाए। तो अगर मैं x में 2x से गुना करूं तो 2x का वर्ग आ जाएगा। इसीलिए ये 2x हमारा भागफल होगा। अब इस 2x से हम x प्लस 2 में गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 2x का वर्ग जमा 4x। तो इसको हम लिखेंगे भाज्य के नीचे। अब घटा करने के लिए हमें इसके साइन को बदलना होगा, तो हम प्लस की जगह पर माइनस लिखेंगे तथा यहाँ पर क्योंकि कोई साइन नहीं है तो इसका अर्थ है कि यहाँ प्लस है, इसीलिए यहाँ पर भी माइनस लिखेंगे। अब अगर मैं 2x वर्ग में से 2x वर्ग को घटा दूं तो आंसर 0 आएगा। इसी प्रकार 3x में से अगर 4x घटाऊं तो माइनस का x आएगा, प्लस हम ऊपर से ये 1 नीचे लिख लेंगे। अब इस x में हमें ऐसी संख्या से गुना करना है ताकि
माइनस का x आ जाए। तो अगर मैं -1 से x में गुना करूं तो माइनस का x आएगा। अब -1 से x + 2 में गुना करने पर माइनस का x माइनस का 2 आएगा। आगे अब हम फिर से इसके साइन को चेंज करेंगे। माइनस जो है वो प्लस में बदल जाएगा तथा फिर से ये माइनस का साइन है तो ये भी प्लस में बदल जाएगा। अब माइनस के x में प्लस का x करने पर आंसर 0 आएगा तथा प्लस के 1 में प्लस का 2 करने पर प्लस का 3 आएगा। यानी ये जो प्लस का 3 है वो शेषफल है। तो चलिए अब हम विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करें। यहाँ पर px बराबर है 2x का वर्ग जमा 3x जमा 1 के, gx बराबर है x जमा 2 के, qx बराबर है 2x माइनस 1 के तथा rx बराबर है 3 के तथा विभाजन एल्गोरिथम होता है px बराबर में gx इनटू में qx प्लस rx। तो यहाँ पे हम मान रखते हैं px, gx, qx तथा rx का। तो ये आएगा 2x का वर्ग प्लस 3x प्लस 1 बराबर में x प्लस 2 गुने में 2x माइनस 1 प्लस 3। इसको आगे हल करने पर ये आएगा 2x का वर्ग माइनस x प्लस 4x माइनस 2 प्लस 3। इसको आगे हल करते हैं हम तो ये आएगा 2x का वर्ग जमा 3x जमा 1। तो आप देख सकते हैं कि px का मान जो है वो बराबर आ गया है gx इंटू qx प्लस rx के। तो यहाँ से विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच हो गई है, दोनों बराबर हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। इस वीडियो में हमने सीखा कि विभाजन एल्गोरिथम में px का मान बराबर होता है gx गुने में qx जमा rx, जहां पर px भाज्य है, gx भाजक है, qx भागफल है तथा rx शेषफल है। अगली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है जैव प्रक्रम। अब तक हम इसके 3 भाग कर चुके हैं और ये इसका चौथा भाग होगा। और अब तक हमने जाना है जैव प्रक्रम क्या होता है और हमने बात करी है एक जैव प्रक्रम की जिसका नाम है पोषण। आज हम दूसरे जैव प्रक्रम की बात करेंगे जिसका नाम है श्वसन। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सवाल से। तो सवाल है कि सांस लेना और श्वसन में क्या अंतर है। अब इसका जवाब आपको पहले भाग में भी बताया गया था, परंतु ये सवाल फिर से इसलिए डाला गया है ताकि हम याद कर सके कि ये दोनों अलग हैं। तो अगर हम सांस लेने की बात करें तो सांस लेना वह प्रक्रम है जिसमें हम सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, यानी कि इनहेल करना और एक्सहेल करना, बस इतना ही होता है सांस लेना। तो सवाल आता है कि फिर श्वसन क्या है। तो चलिए एक बार श्वसन की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये डेफिनेशन आप अपनी कॉपियों में भी लिख लीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। तो श्वसन की डेफिनेशन है कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पोषण प्रक्रिया के दौरान लिया गया भोजन शरीर की कोशिकाओं में विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं के लिए ऑक्सीजन की मदद से ऊर्जा बनाता है। अब हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बदलता है ग्लूकोज के अंदर और ग्लूकोज से ही मिलती है हमें ऊर्जा। तो ग्लूकोज से जो ऊर्जा मिलती है
ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रक्रम है, इस प्रक्रम को कहा जाता है श्वसन। ऑक्सीजन हमें इस प्रक्रम के लिए चाहिए होता है और इसलिए सांस लेना श्वसन का एक भाग है। तो चलिए अब देखते हैं कि श्वसन के अंदर होता क्या है और ये किस तरीके से होता है। शुरुआत करते हैं एक लाइन से जो शायद आपको अजीब लगे। कुछ जीवों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती ही नहीं है। अब जहां पर हमें कंफ्यूजन थी कि सांस लेना और श्वसन एक ही चीज है, वहां पर कुछ ऐसे जीव भी हैं जो श्वसन प्रक्रिया परफॉर्म करते हैं और वहां पर ऑक्सीजन होती ही नहीं है। परंतु हम जानते हैं कि ऐसे ज्यादा जीव नहीं हैं और जितने भी जीव हैं उनमें से ज्यादातर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और हम ऑक्सीजन किसकी मदद से लेते हैं? फेफड़ों की। वहीं अगर हम पौधों की बात करें तो पौधों के पास फेफड़े तो होते नहीं, परंतु उनकी पत्तियों में और उनके तनों में रंध्र होते हैं जिसकी मदद से वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ से एक बात समझ में आती है कि श्वसन दो तरीके से होता है। एक तो होगा जब ऑक्सीजन होगा और तब होगा जब ऑक्सीजन नहीं होगा। तो इससे हमें पता चला कि श्वसन दो तरीके के होते हैं। पहला होता है वायवीय श्वसन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वायु होगी, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी। और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। अब इसके भी नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर वायु नहीं होगी, यानी कि ऑक्सीजन नहीं होगा। तो दूसरा वाला जो है उसके अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी। श्वसन के इन दोनों तरीकों में एक बात समान है और वो बात ये है कि इन दोनों में ही सबसे पहला चरण होता है पायरुवेट बनाने का। पायरुवेट एक्चुअली ग्लूकोज से बनता है जो कि एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, यानी कि ये जो 6 कार्बन वाला अणु है इसको सबसे पहले तोड़ा जाता है 3 कार्बन वाले अणु में, जिसे कहा जाता है पायरुवेट। यह जो प्रक्रम है ये होता है कोशिका द्रव के अंदर, यानी कि जो हमारा ग्लूकोज है वो कोशिका द्रव के अंदर सबसे पहले टूटेगा पायरुवेट में। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद या तो होगा वायवीय श्वसन या होगा अवायवीय श्वसन। तो अगर वायवीय श्वसन होता है तो इसके अंदर 3 कार्बन वाला जो पायरुवेट है उसके अणु को विखंडित करके कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ में मिलेगा जल, और उसके साथ ऊर्जा तो हमें मिलेगी ही। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। पायरुवेट में ऑक्सीजन आएगा जो कि हम श्वसन में सांस लेने से लेते हैं, और ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जो हम श्वसन से वापस बाहर छोड़ देते हैं। जल मिलेगा जिसका हम कई तरीकों से यूज करते हैं, और साथ में मिलेगी ऊर्जा जिसके लिए ये पूरा प्रक्रम किया गया था, और इस ऊर्जा का हम इस्तेमाल करेंगे हमारे बहुत सारे कामों के लिए। अब अगर अवायवीय श्वसन होता है तो उसके अंदर क्या होगा? हो सकता है कि उसके अंदर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बने, और हो सकता है ये ना बने। हम अभी जानेंगे कि क्या होगा अगर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता और ऐसा क्यों होता है। पर अगर अवायवीय श्वसन है तो उसमें ज्यादातर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है, और यहाँ पर ये होता है कोशिका द्रव के अंदर। यहाँ पर हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इथेनॉल जो कि एक अल्कोहल है, और साथ में मिलेगी ऊर्जा। परंतु ये वाली जो ऊर्जा होती है ये वायवीय श्वसन में जितनी ऊर्जा मिलती है उससे काफी कम होती है। ये इसके उदाहरण हम ले सकते हैं कि ये यीस्ट सेल के अंदर होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पैरों में दर्द होता है जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज्यादा भागते हैं। अब इसका कारण ये है कि हमारे पैरों में बनती है लैक्टिक एसिड, और ये जो लैक्टिक अम्ल है इसका बनने का कारण होता है ऑक्सीजन की कमी। अब ऑक्सीजन की कमी क्यों होगी? अब मान लीजिए आप बहुत देर से भाग रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको ऊर्जा चाहिए होगी, और जब आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी तो हमारा शरीर बहुत ज्यादा ऊर्जा बनाएगा। अब ज्यादा ऊर्जा बनाने से क्या होगा? हमारे शरीर के पास जितनी भी ऑक्सीजन है वो सारी इस्तेमाल हो जाएगी और हमें और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। परंतु कई बार क्या होता है कि हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है हम उतनी ले नहीं पाते, और उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास जो पायरुवेट होता है उसको टूटने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और इसलिए वो लैक्टिक अम्ल बनाता है और बनाता है ऊर्जा। ये ऊर्जा कम होती है जितनी हमें ऑक्सीजन होती तो मिलती उससे, और जो लैक्टिक अम्ल बनता है उसकी वजह से हमारे पैरों में दर्द होता है।
तो ये भी एक तरह से उदाहरण है अवायवीय श्वसन का, क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पर जो ये बनता है हमारी मांसपेशी की कोशिकाओं में, क्योंकि हम भागते हैं तो हमारी मांसपेशियों का ही इस्तेमाल हो रहा होता है। अब श्वसन के दौरान जो हमारी ऊर्जा बनी उसका इस्तेमाल क्या होता है? क्या हम सारी की सारी ऊर्जा उसी समय इस्तेमाल कर लेते हैं? दरअसल ऐसा नहीं होता। हम जो ये ऊर्जा बनाते हैं इसे हम इकट्ठा करते हैं ताकि जब हमें जरूरत पड़े तब हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो जो श्वसन के दौरान ये जो ऊर्जा बनी उसका उपयोग तुरंत एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नामक अणु को संश्लेषित करने के लिए किया जाता है। अब ये जो एटीपी होता है ये मान लीजिए पैसों की तरह होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पैसे होते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको जो चीजें चाहिए होती है आप उससे जाके खरीदते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर में ऊर्जा होती है पैसों की तरह, और हमारे शरीर को जहां जहां ऊर्जा इस्तेमाल करनी होती है वहां वहां उन्हें इस्तेमाल करता है। अब मान लीजिए आपके पास कम पैसे हैं तो आप क्या करेंगे, आप फालतू की चीजें कम खरीदेंगे और जितनी काम की चीजें होंगी सिर्फ उन्हीं पे पैसा खर्च करेंगे। तो हमारा शरीर भी कुछ ऐसा ही करता है। जब हमारे पास ऊर्जा की कमी होती है तो वो ज्यादा फालतू की जो क्रियाएं होती हैं उनमें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करता और सिर्फ काम की चीजों के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। ये तो हुई मनुष्य की बात। चलिए अब जानते हैं पौधों में ये प्रक्रिया किस तरीके से होती है। पौधे रंध्र के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। अब ये कैसे होता है ये बात तो आप जानते ही हैं। रात के समय CO2 उन्मूलन प्रमुख गतिविधि होती है, क्योंकि रात के समय प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है तो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कोई खास जरूरत होती नहीं और उन्हें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए होती है, और इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रात के समय पेड़ वातावरण में छोड़ देते हैं, और इसीलिए कहा जाता है रात के समय पेड़ों के पास नहीं रहना चाहिए। और दिन के दौरान ऑक्सीजन निष्कासन प्रमुख गतिविधि होती है, क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होता रहता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन की प्रक्रिया से छोड़ी जाती है उसका इस्तेमाल हो जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, और प्रकाश संश्लेषण से जो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है वो इतनी ज्यादा होती है कि पौधों को उसे वातावरण में छोड़ना पड़ जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन जीवों की जो जमीन पर नहीं रहते, जैसे कि मछलियां। क्योंकि ये पानी में रहती हैं तो पानी में रहने वाले जानवरों को पानी में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करना होता है, क्योंकि वो सतह पर आकर ऑक्सीजन तो ले नहीं सकते, और इसलिए पानी में घुले ऑक्सीजन की मात्रा क्योंकि कम होती है इन जीवों में सांस लेने की दर बहुत ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए मछलियां बहुत तेजी से सांस लेती हैं और उनमें गिल्स यानी कि गलफड़े होते हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मानव में श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन किस तरीके से ली जाती है। दरअसल मानव में वायु शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा जाती है और यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग निपतित न हो जाए। उसके अलावा फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतकृत हो जाते हैं, और इन संरचनाओं को कहा जाता है कुपिका। कुपिका कुछ इस तरह का दिखता है। कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका में मौजूद वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और ये काम होता है हीमोग्लोबिन से, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और ऑक्सीजन को लेकर सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने बात क्या करी। दरअसल इस वीडियो में हमने जाना श्वसन के बारे में। इसके बारे में आप और ज्यादा अपनी NCERT की किताब के जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको पढ़ना है श्वसन, जहां पर आपको इन सभी के बारे में और अच्छे से डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए जान लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। अगली वीडियो में हम नया जैव प्रक्रम शुरू करेंगे जो कि है वहन। तो आपको दो काम करने हैं। पहला काम आपका है कि आपको श्वसन अच्छे से पढ़कर आना है, और दूसरा आपका काम है कि जब अगली कक्षा होगी तो उस समय आपको वहन अच्छे से पढ़कर आना है, जिससे आपको वहन और अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो के लिए इतना ही।
धन्यवाद। हाथों को मलमल के स्वच्छ करेंगे साबुन और साफ जल से। याद रखेंगे सुमन के एस सीधे हाथ साबुन मल के, यू उल्टे हाथ रगड़ रगड़ के। याद रखेंगे सुमन के। एम मुट्ठी के ऊपर हाथ फिरा के, ए अंगूठे के ऊपर गोल घुमा के। याद रखेंगे सुमन के। एन नाखूनों को हथेली पे चमका के, कलाई के पास छल्ला बना के। याद रखेंगे सुमन के। स्वच्छ रखेंगे हाथ तो स्वस्थ रहेंगे आप। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में
कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यावहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspireawards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद न करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें।
हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।